तो क्या स्कोर था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में? मेरा 569 स्कोर था और मतलब जब मैं सेंटर पे जा रही थी तब मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा होएगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने टेस्ट ही नहीं दिए थे ऑफलाइन कि मुझे वो कॉन्फिडेंस आए। एक टेंशन का फैक्टर बहुत रहता है दिमाग पे की, और एक्सपेक्टेशंस का, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और खुद से ही एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं हमारी, वो उसका जो प्रेशर था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा था मेरा। मेरी फिजिक्स स्टार्टिंग से ही ना बहुत वीक पॉइंट रही है। मतलब मेरी एक ये गलती भी थी कि मैंने एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बना लिया, तो जब मैं वो सब्जेक्ट खोलती थी तो मेरा उसमें बहुत मन लगता था। सो कैसे हो मेरे नीट स्पॉट के वासियों? यार आज तो मज़ा ही आ गया है, क्योंकि आप लोगों के लिए टॉपर्स पे टॉपर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे, उनकी कहानियों के बारे में जानेंगे, प्लस 2 पार्ट्स में पॉडकास्ट होना शुरू हो गए हैं। और अब थोड़े ही टाइम में ऑफिशियली हम लोग मेड टॉक्स का सीज़न 3 अनाउंस कर देंगे, क्योंकि सीज़न 2 में काफ़ी सारी बातचीत अब हो गई है। नीट के बाद सीज़न 3 बढ़िया फ्रेश तरीके से शुरुआत करेंगे। आज के एपिसोड में ख़ास बात यह है कि इनकी स्टोरी काफ़ी ख़ास है, वो आप अभी नहीं देखोगे, नीट के बाद देखने को मिलेगी आपको। इनकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नीट में इन्होंने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया, किस तरह से इन्होंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया। कोविड टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था, एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, प्लस फिज़िक्स के कैसे इन्होंने नोट्स बनाए, किस चीज़ का इन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया, कैसे, वो क्या स्टोरी थी जिसकी वजह से इनको VMMC जैसा कॉलेज मिला। भाई ये कॉलेज में आने के लिए इनके 690 मार्क्स थे, वो भी 2022 में। 22 में 690 लाना भाई मजाक खेल नहीं था। बट आज के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या क्या प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं, प्रिपरेशन वाइज आप लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। और ऑफिशियल पॉडकास्ट आपको नीट के एग्ज़ाम के बाद देखने को मिलेगा। तो गुंजन, कैसी हैं आप और कैसा चल रहा है यार? बस MBBS है तो सब सही ही चल रहा है। जितना हम सोचते थे कि नीट के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था होगा या नहीं होगा, MBBS में आके उतना ही चिल है लाइफ। मतलब किसी बात की टेंशन नहीं है, पता है कि आ गए हैं तो 5 साल आराम से निकल ही जाएंगे। बढ़िया बढ़िया। ये सारी चीज़ें तो हम लोग पार्ट 2 में और ज़्यादा तगड़े तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी बात फिलहाल जानते हैं, नीट आपने कब क्रैक किया था? 2022 में। 2022 में। एंड 12th कब करी थी? 21। 21 में। अच्छा तो गुंजन एक बात बताइए, 21 में आपने 12th करी, पूरा तो उस टाइम पे सेकेंड वेव चल रहा था कोविड का, और मतलब कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सेकेंड वेव जो थी फर्स्ट वेव से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उसके बाद फिर सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, कहीं हम आ जा नहीं सकते हैं। और प्रिपरेशन का फिर फेज़ कैसे बना और आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको नीट करना है? तो जब मैंने 11th अपनी स्टार्ट की थी ना, मतलब मैं बहुत सीरियस थी कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है अपना नीट। बट जैसे 12th का मेरा मिड सेम आया, उसके बाद से कोविड की वेव आई, तो फिर सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। मेरी क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई थी, टेस्ट भी ऑनलाइन हो गए थे। तो जब ये सब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था ऑफलाइन से, तो जो मेरी कंसंट्रेशन होती थी मेरी क्लासेस के टाइम पे, मेरे टेस्ट के टाइम पे, वो सब मेरी कम होती गई धीरे धीरे। मतलब मैं बहुत ही अटेंटिवली लेक्चर नहीं देख पा रही थी। मन करता था तो देख लेती थी, नहीं करता बाहर चली जाती थी, फिर बाद में आके रिकॉर्डेड देख लिया। ऐसे ही टेस्ट का रहता था कि जैसे टेस्ट में तैयारी नहीं भी हो पाई, चलो ठीक है दे दिया, तैयारी हो रही है तो भी दे दिया। मतलब ऐसे प्रॉपर वो नहीं था कि मेरे को तैयारी करके ही देना है। जैसे मेरा ऑफिशियली नीट के टाइम पे मॉक टेस्ट में सीरियसनेस की कमी थी वहाँ पे। हाँ, सीरियसनेस की कमी थी। और जैसे मुझे कुछ भी टेस्ट मैं कर रही हूँ ऑनलाइन, तो मुझे कुछ चीज़ याद नहीं आ रही, तो मेरे सामने स्टडी टेबल पे मेरे सारे फॉर्मूला शीट्स वगैरह लगी हैं, तो मैं वहाँ ओ से भाई। जस्ट देख लेती थी। तो वो चीज़ की तो मुझे वीक लगता एरिया है, सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं हो हाँ पाए। हाँ, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये चीज़ मुझे बाद में भूल सकती है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता था मैं सामने से देख लेती थी कि अच्छा ठीक है। और दूसरा, जब मेरे को ऐसे आता था सोचने का टाइम मैं लेती नहीं थी, फटाफट से देख लेती थी, तो मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरा एक्चुअल में नीट के टाइम पे पेपर टाइम से कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। वो टाइम का फैक्टर भी मैं डिसाइड नहीं कर पाई। और ऑनलाइन के चक्कर में जो OMR प्रैक्टिस होता है, OMR फिल करने की प्रैक्टिस, वो भी मेरी रह गई थी। तो जो लास्ट के 2 मंथ्स थे उसमें जब मेरा ऑफलाइन वापस से शिफ्ट हुआ टेस्ट देना, तब भी मेरा मतलब उसमें ऑप्शन था कि ऑनलाइन भी दे सकते हो या ऑफलाइन भी, तो मैंने अपना कंफर्ट चूज़ किया, मैंने दिया ऑनलाइन। और बहुत ही कम ऐसे टेस्ट थे जो मैंने ऑफलाइन दिए, वो भी प्रीवियस ईयर जो मैं ऑलरेडी एक बार कर चुकी थी। तो मुझे एक्चुअल नहीं पता चला कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, मुझे कितने टाइम पहले कंप्लीट करना चाहिए, रिवीजन के लिए टाइम छोड़ना भी चाहिए मुझे पेपर के बाद के नहीं, OMR फिलिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और एक तरीके से मैं अपने कोचिंग से बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी थी, मैं अपने ही जोन में चली गई थी, अपने कंफर्ट में, कि जितने आ रहे हैं ठीक है। मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी टीचर से कि सर कैसे मैं इंप्रूव करूँ। मतलब मेरा इंटरेस्ट एक टाइम पे सब चला गया था।
जब लास्ट का एक हफ्ता आया तब मेरे दिमाग में आया ये सब कि मैंने गलत किया है, तब मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मेरे को ऑफलाइन पे जाना चाहिए था। बट उस टाइम पे मतलब एक हफ्ते में तो कितना ही हो पाता, सब मैं कवर नहीं कर पाती, तो बस मैंने फिर तब 5-6 दिन मैं ऑफलाइन गई अपने कोचिंग पे, मैंने जितना हो सकता मेरी तरफ से मैंने कवर किया। उस टाइम पे मेरा स्कोर अराउंड 650 तक पहुंच गया था और तब मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ अपना ऐसे। बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत थी और मुझे लगता है 90% स्टूडेंट्स जो थे मतलब उनको सफ़र करना पड़ा इससे, वो जो सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी उनका ही उस टाइम पे नीट क्लियर हो पाया था। भाई ये तो चीज़ है ना जो गुंजन ने अभी बताई अपनी स्टोरी में, लिटरली ये बहुत खतरनाक है कि आप लोग जब टेस्ट देना है, टेस्ट की सीरियसनेस है, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट देना है, उसके बाद OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी ऑफलाइन ही है पेपर, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो क्या स्कोर था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में? मेरा 569 स्कोर था और मतलब जब मैं सेंटर पे जा रही थी तब मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा होएगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने टेस्ट ही नहीं दिए थे ऑफलाइन कि मुझे वो कॉन्फिडेंस आए, मेरी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं थी। 569 आपका स्कोर था और उस साल कट ऑफ शायद 590 के करीब थी। 595 थी। 595 के करीब थी। बट अगर कट ऑफ इतनी होती भी तो भी मैं मतलब सोचा था मैंने अटेम्प्ट में दूसरा दूंगी, क्योंकि अगर मुझे उस नंबर पे भी कॉलेज मिलता ना तो वो इतना टॉप का नहीं मिलता, और मुझे था कि मेरे को जाना है तो टॉप कॉलेज में ही जाना है। तो फिर कैसे कैसे गलतियाँ कैसे सुधारी? गलतियाँ मेरी सबसे पहले तो ये थी, मैंने बहुत सारे सोर्सेज ले रखे थे अपने कि मुझे यहाँ से भी पढ़ना है, मुझे कोई एक बच्चा कॉल करके बता देता था कि मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छा है, तो फिर मैं सोचती थी, मैं उसको बोलती थी कि ठीक है मुझे भी, फिर मैं भी यहाँ से पढ़ती हूँ। तो वो बहुत सारी गलतियाँ, ऐसे अलग अलग कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे थे सब मतलब बोलते थे कि यहाँ का अच्छा है, यहाँ का अच्छा है, मैं फिर उनको फ़ोन करके बोलती थी मुझे भी भेजो, तो वो एक चैप्टर ही मैं इतनी जगह से कर लेती थी, अगले चैप्टर पे पहुँचते जब क्लास में वो चैप्टर हो रहा होता था ना, मैं तब भी फर्स्ट चैप्टर पे अटकी होती थी कि मुझे यहाँ से भी करना है, मुझे यहाँ से भी करना है, यहाँ से। और फिर जब मेरा हो जाता था फिर मैं बोलती थी कि हाँ अब हो गया, लेकिन तब क्लास में 4 चैप्टर कवर हो गए थे, मेरे वो प्रैक्टिस नहीं हो पाते थे। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने सोर्सेज बहुत सारे ले लिए थे, टेस्ट भी मैंने इतने सारे खरीद लिए थे कि मुझे यहाँ का भी देना है, यहाँ का भी अच्छा होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए, हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमारे सोर्सेज लिमिटेड हों। हमें पता है कि पेपर सारा NCERT से ही आएगा, तो हमारे सोर्सेज बस NCERT और एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए। तो ये गलती सबसे पहले मैंने सुधारी अपनी। दूसरा मेरा ये था कि मुझे ऑनलाइन का जो कंफर्ट मिला था, जो मेरा डिसएडवांटेज था, मैंने उसको सुधारने की कोशिश की। उसमें मैंने देखा कि मुझे अब भी ऑप्शन मिलेगा ना कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, मैं सोचूंगी भी नहीं, मैं सीधा ऑफलाइन टेस्ट ही देने जाऊंगी। और जो कभी ऑनलाइन, जैसे मैंने आकाश की भी टेस्ट सीरीज़ ली थी तो वो ऑनलाइन था, तो मैंने सोचा था उसका मैं पेपर प्रिंट आउट करा के ऑफलाइन ही दूंगी, चाहे मेरे को मेरी रैंक ना दिखे ऑल इंडिया कितनी आएगी, बढ़िया। बट मुझे देना ऑफलाइन ही है, क्योंकि मेरा पेन एंड पेपर मोड पे है, तो मैं एक भी अब चांस नहीं लेना चाहती कि मेरा कुछ भी गलती और बाद में खुद को मेरे को रिग्रेट करना पड़े ऐसा कि मैंने गलती क्यों की। तो जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट की जर्नी थी, मैंने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मेरे को बाद में बहुत सोचना पड़े। और एक टेंशन का फैक्टर बहुत रहता है दिमाग पे कि, और एक्सपेक्टेशंस का, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और खुद से ही एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं हमारी, वो उसका जो प्रेशर था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा था मेरा, कि मैं इतने सालों से तैयारी कर रही हूँ, मैं 9th से ही तैयारी कर रही हूँ, नहीं होगा तो क्या होगा, तो सब क्या सोचेंगे, ये जो फैक्टर होता है ना कि और क्या सोचेंगे कि अगर हमारे कब नंबर आएंगे, वो दिमाग को खा जाता है। उसके चक्कर में हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। और तब जब हम ये सब नहीं कर रहे होते ना पढ़ाई, उस टाइम पे इतने लाखों बच्चे अपनी किताब खोल के उस पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम रेस में ऑलरेडी बहुत पीछे चले जाते हैं अगर हम ये सब सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अभी जो ये बच्चे देख रहे हैं वीडियोस, तो भाई तुम लोगों को मैं एक चीज़ बता रहा था, जो भी अभी गुंजन ने बताई है वो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जो कि गुंजन ने नेक्स्ट अटेम्प्ट में करी भी, और अभी वो कौन से कॉलेज में है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इनकी पूरी कहानी जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में पॉडकास्ट में आने वाली है, बट अभी हम लोग एक जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि तुम लोगों की हेल्प हो सके। तो गुंजन, टेस्ट दे लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, आपने बताया था आपने वन शॉट भी देखे थे शायद, PW अलग पांडे सर के। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? क्योंकि अभी हम लोग जो चीज़ बोलते हैं, जो कपिल सर भी बोलते हैं कि वन शॉट मत देखो, बट आपने वन शॉट देखे और वन शॉट से आपको हेल्प मिली, किस तरह की हेल्प मिली, प्लस कब वन शॉट देखने चाहिए ताकि आपको हेल्प मिले, और कब ऐसा होता है कि भाई वन शॉट देखने से भी अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपना जो हो सकता है वो करो? मेरी फिजिक्स स्टार्टिंग से ही ना बहुत वीक पॉइंट रही है। मतलब मेरी एक ये गलती भी थी कि मैंने एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बना लिया, तो जब मैं वो सब्जेक्ट खोलती थी तो मेरा उसमें बहुत मन लगता था। और फिजिक्स मैंने ऐसे बना ली थी कि क्या है, Which subject was biology? कोई मतलब डाउट नहीं है इसमें, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी
होती बिल्कुल। ऐसी है कि मुझे यही पढ़नी है, और जब वो सब्जेक्ट खोलते हैं ना तब मतलब 1 घंटे में वो 5 घंटे जितना पढ़ लेते हैं। अपोजिट होता है फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में पहले से ही सोचते हैं यार मैथ्स से बचने के लिए बायो ली थी, अब फिर ये सब पढ़ना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है उधर कि क्यों पढ़ रहे हैं हम। और एक परसेप्शन ये भी होता है ना कि एमबीबीएस में तो काम आनी नहीं है फिजिक्स, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत बच्चे सोचते हैं कि बस अभी। बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन। हाँ, या मतलब यूज़ होती है फिजिक्स थोड़ी बहुत, इतना भी नहीं होता। हाँ, लेकिन मतलब कि थोड़े बहुत कंसेप्ट हमें पता concepts होंगे use तो होते अच्छा हैं। होगा हमारे लिए एमबीबीएस में भी। तो ये मेरे दिमाग में भी था कि मेरे को फिजिक्स नहीं पसंद, मेरे एक टेस्ट में कम नंबर आ जाते थे तो बस मेरा अगले टेस्ट में पढ़ने का ही मन नहीं करता था। तो अपोजिट होना चाहिए, अगर हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो हमें वो सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बट ये मेरे दिमाग में नहीं, अच्छे से मन नहीं करता था पढ़ने का, कि मतलब मेरे को बायो कितनी मर्जी पढ़ा लो, मेरा इंटरेस्ट था बायो में, और ये मैंने खुद ही अपने दिमाग को कह के बना लिया था। बट ये कुछ भी हमारे दिमाग में ऐसे फेवरेटिज्म वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी शायद 80 मार्क्स आए थे फिजिक्स में 180 में से, तो उस टाइम पे मुझे था कि सेकेंड अटैम्प्ट में तो 4 देनी है फिजिक्स। तो मैंने अपनी तरफ से सब जितना हो सकता था करा। मैं ऑनलाइन किसी भी सोर्स पे नहीं गई स्टार्टिंग के टाइम पे। मैंने सोचा मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रही हूँ तो मैं वहीं के ही अच्छे से करूँ। प्लस कोचिंग में जो टीचर्स होते हैं वो भी मुझे बोलते थे कि ऑनलाइन अगर हम जाएंगे तो काफ़ी यूट्यूब खोलेंगे हम किसी और काम के लिए, अथाह समुंदर है तो डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा हाँ, चांसेस है। तो वही सब मना करते थे। बट लास्ट तक भी मेरे 3 महीने पहले तक भी मेरे 140 150 पे आगे अटक गए थे। मुझे चाहिए था कि 180 आए मेरे फिजिक्स में, ग्रेट। क्योंकि बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में मेरे को पता था मैं कर लूँगी, फिजिक्स है जो मुझे डुबा सकती है। तो मैंने तब फिर अपनी तरफ से एक बार रिवीजन कर ली नोट्स की। उसके बाद भी मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं लगा, मुझे बोरिंग लगने लग गया कि ये भी पढ़ रखा है, चलो अच्छे से रिवीजन भी नहीं हो पा रही थी। फिर अलग पांडे सर का नाम उस टाइम पे बहुत ऐसे चल रहा था कि फिजिक्स बहुत बढ़िया है, तो मैंने वन शॉट्स उनके खोले, 1-2 चैप्टर्स के ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे प्रीवियस ईयर्स रिवाइज हो गए। और जब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स रह गए थे तब मैंने डेली एक चैप्टर के वन शॉट देखे, उनके नोट्स बनाए, उन्हीं को ही 4-5 बार रिवाइज़ किया। और फिर जब मैं टेस्ट देने बैठती थी ना तब मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता था। और फिर धीरे धीरे मेरे मार्क्स करके 170 तक भी आ गए थे। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले मैंने स्टार्ट किया था, 15 दिन पहले तक मैंने वन शॉट देखे हैं। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसा रिवीजन नहीं किया, मैंने सिर्फ जितने मैंने टेस्ट अभी तक दे दिए हैं वो मैंने रिवाइज़ किए हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे कुछ कुछ कंसेप्ट्स बीच में रह गए हैं, हमारे फिर भी नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे, हम अपनी तरफ से सब कर चुके हैं, तो वन शॉट्स हेल्प करते हैं। और जब हमें ऐसा लगता है बहुत बार हमने नोट्स रिवाइज कर लिए हैं, अब पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, तो अगर हम कुछ सुन के याद करने की कोशिश करें तो वो हेल्पफुल रहता है, या देख के याद करें जैसे वीडियो में सर समझा रहे हैं। तो ऐसे ऑडियो विजुअल कनेक्ट जब होता है तो हमें ज़्यादा रिटेंशन रहती है। और अगर जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें कोई चैप्टर हमने पूरा मिस ही कर दिया है तो फिर वन शॉट देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तब हमें पूरा डिटेल्ड लेक्चर ही देखना पड़ेगा ताकि कंसेप्ट हमें अच्छे से याद हो जाए। तो मतलब मैं वन शॉट्स को भी मानती हूँ एक फैक्टर है कि मेरे क्यों फिजिक्स में 180 आए फिर सेकेंड अटैम्प्ट में। फाइनली 180 आ गए, अरे यार बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। तो वन शॉट्स भी आपने देखे, वो अलग पांडे के देखे, हाँ, वो किसी सिर्फ और अलग फैकल्टी पांडे के सर नहीं के। देखे। तो आपने वन शॉट पे भी स्टिक किया टू वन टीचर। ये बहुत ज़रूरी होता है ये कि बहुत हम ज़रूरी है। एक टीचर जो है उसी को ही एक सब्जेक्ट के लिए रखें, ऐसे नहीं कि ये चैप्टर इनका अच्छा तो इनसे कर लें, वो फिर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता टीचर के साथ हमारा। कुछ भी हम चीज़ समझें उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है हमारे टीचर्स के ऊपर। सही बात, सही बात, सही बात। और हुआ ऐसे कि जो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट था मेरे 690 नंबर उसी की वजह से आए, मतलब सारे सब क्वेश्चंस मेरे बायो के गलत हुए। मतलब कि आपके जो मार्क्स 30 मार्क्स गए हैं वो बायो में गए हैं, 25 एक केमिस्ट्री में, 25 एक एक केमिस्ट्री क्वेश्चन। में। सही भाई, खतरनाक, ठुकरा के मेरा प्यार। बट सही है, सही है। तो मतलब लेकिन खुशी मेरे को बहुत हुई कि जो सब्जेक्ट मेरा वीक था ना उसमें हाँ, मैंने उसमें 180, 180 अब पूरे। बायो में कितने कट लो तुम। कोई बात नहीं, वो बायो में कितना ही काट लेंगे, वो तो आपका फेवरेट ही है, वो तो मतलब आपका प्लेग्राउंड है, उसमें तो जितना मर्जी खेल सकते हो लेकिन आप। दुख उसमें भी हुआ था, दुख तो हुआ बहुत था, हुआ था उसमें भी। एम्स रैली रह गया। हाँ, मतलब जिस रात मैंने अपने नंबर बनाए थे वो 705 बने थे मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर। और मतलब मेरे को इतने ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी, मैंने ड्रॉप बैच में सोच लिया था कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, 650 660 तक लाना है, अच्छा मेडिकल कॉलेज दिल्ली में मिल जाएगा, काम हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, तबीयत ख़राब नहीं करनी अपनी। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था मेरे नीट से पहले 3 महीने पहले कि मेरा टेंशन के चक्कर में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मेरा HbA1c मेरा प्री डायबिटिक की रेंज में आ गया था। ओ भाई। तो उसके बाद मैंने जैसे घर से बाहर शिफ्ट करके मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे को वापस से घर शिफ्ट करना पड़ा ताकि मेरी डाइट वगैरह सब अच्छी हो पाए, मैं थोड़ा टेंस ना रहूँ इस चक्कर में। तो उस टाइम मैं और ज़्यादा फिर टेंशन लेने लग गई कि अब क्या होगा, अब मेरी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, मेरे मार्क्स भी थोड़े कम आने लग गए हैं। फिर मैंने अपने टीचर से बात की कि सर क्या करना चाहिए। सर ने बस एक चीज़ कही कि अपना कर्म करते रहो और जो रिज़ल्ट आएगा ना उसके बारे में कुछ मत सोचो, वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है कि उस रिज़ल्ट के लिए तुम क्या कर सकते हो, तो बस तुम वो करो।
तो यही मेरे पेरेंट्स भी बार बार मुझे समझाते थे और टीचर्स भी, तो बहुत ऐसे सपोर्ट मिला मुझे इन दोनों जगह से। उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, मैं कहा अब जितना होएगा देखी जाएगी, मुझे बस अपनी तरफ से पूरा करना है। और नीट से पहले भी जब मैं जा रही थी ना, तो अपोजिट टू फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इस बार तो हो ही जाएगा, इस बार कोई चांस नहीं है कि मेरा नहीं होगा। और वही ऐसा हुआ, मतलब जैसे मैं पेपर दे के आई मैंने बोल दिया घर पे, हो गया बस, इस बार हो गया, अब आप रिजल्ट की वेट करो बस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यार एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इन्होंने जो मिस्टेक्स करी थी और उन मिस्टेक्स को सुधारा कैसे। सबसे पहले तो जो टेस्ट दिए थे नीट के टाइम पे वो ऑनलाइन दिए, प्लस ऑनलाइन में भी आपने ध्यान से नहीं दिए थे। और वो मतलब कि सामने फॉर्मूला शीट रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन में दिए खुद थे से ही टेस्ट, चीट हो गया था वो। खुद से ही चीट हो गया था। ठीक है, तो वो चीज़ इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में सुधारी। दूसरी चीज़ जो इनका सब्जेक्ट जो वीक था, टॉपिक नहीं पूरा सब्जेक्ट जो वीक था फिज़िक्स, उस पर ख़ास तौर से ध्यान दिया, उसको लास्ट टाइम में भी अच्छे से रिवाइज़ किया। तो तुम्हें भी अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है और अगर वो फिज़िक्स है तो भाई उठाओ और पढ़ना शुरू करो, उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से खा जाओ। और फिर फाइनली मल्टीपल सोर्सेज और मल्टीपल सोर्सेज टीचर्स को वाला भी। और मल्टीपल टीचर्स को से नो, उसको बिल्कुल नहीं करना। एक टीचर पे स्टिक रहो और आपका एनसीईआरटी एक सोर्स है, उस एनसीईआरटी सोर्स पे रहो, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस अगर तुम्हें कहीं से मिले, विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन टारगेट बैच ऑफ neetprep.com, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। अब गुंजन के साथ जो पूरा पॉडकास्ट है वो आप लोग अब नीट के बाद देखोगे। अभी तक जो एक आपको एडवाइसेस दिलवानी थी वो मैंने जितना हो सकता है वो आप लोगों को भाई करवाई, ताकि आप लोग ये चीज़ रियलाइज़ कर पाओ कि अगर कोई मिस्टेक इस टाइम पे भी कर रहे हो ना दोस्तों, तो अभी भी उसको सुधार लो। ज़्यादा नहीं, कुछ 10-15 दिन जो बचे हैं अभी नीट के, इसमें अच्छे से अगर तुमने पढ़ाई कर ली, हो सकता है तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से तुम्हारी स्टोरी को डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स के स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए अभी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे पॉज कर लो और तुमसे अगली बार मिलेंगे जब गुंजन का पूरा पॉडकास्ट हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।